नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रम सर की क्लास में। अभी हम रीड लेवल फर्स्ट के लिए मैथ का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यामिति से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक है ज्यामिति से संबंधित। ज्यामिति से संबंधित क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। ज्यामिति से संबंधित हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो जो चीजें हमारे पास आती है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी चीजें हैं, जैसे प्रकार है, पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, ये जो चीजें हैं, इनके उपयोग से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटी चीज से। सबसे छोटी चीज ज्यामितीय आकृति। ऐसी ज्यामितीय आकृति पर सबसे पहली ज्यामितीय आकृति हम कहें, हम पेंसिल ले छीलने के बाद अगर किसी स्थान पर उसके नोक से अगर कोई चीज बनाएंगे तो वो बनेगा बिंदु। बिंदु क्या चीज होती है? ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका न तो क्षेत्रफल है, न ही कोई परिमाप है, न कोई इसकी लंबाई है, न कोई इसकी चौड़ाई है, परंतु एक ज्यामितीय आकृति है, उससे हम कहते हैं बिंदु। देखिए ये है बिंदु। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु मैं और लूं। यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार मिला दूं, सीधा नहीं मिला रहा, घुमा के, तो ये कहलाएगा वक्र। क्या कहलाएगा? वक्र। अगर मैं इन बिंदुओं को सीधा मिला रहा और ऐसे मिलाता जाऊं, मतलब ये अनंत बिंदु आपस में मिलते चले जाएं, इधर भी अनंत बिंदु आपस में मिलते चले जाएं, तो ये जो चीज बनेगी, ये जो सीधा रास्ता, ये कहलाता है रेखा। दोनों तरफ चलता है, इसका कोई एक छोर नहीं होता, दोनों तरफ अनंत रूप में ही चल सकती है। इस रेखा में मैं बाउंड कर दूं कि एक तरफ तो मैं बिंदु रख दूं और दूसरी तरफ ये सीधा चलता है। यहां एक बिंदु है, ये एक साइड में चल रही है, परंतु एक इसका छोर है जो अंतिम छोर है, इससे इस तरफ ये रेखा नहीं जा रही, तो इस रेखा का जो नाम होगा, इस आकृति का नाम होगा किरण। इसीलिए देखो, जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश सीधी रेखा में बाहर निकलता है, तो सूर्य के अंदर नहीं जाता, बाहर निकल रहा है, इसलिए हम कहते हैं उसे सूर्य की किरण। अगर हम इस रेखा का कोई टुकड़ा ले लें, जैसे ये टुकड़ा ले लें, ये टुकड़ा ले लें बीच में से, मतलब किसी रेखा में से हमने कोई दो बिंदु ले लिए, उनकी बीच की दूरी ले ली, बस रेखा छोड़ दी, इसमें से कोई दो टुकड़े उठा लिए, तो ये कहलाएगा रेखा खंड। खंड मतलब टुकड़ा, तो ये रेखा का टुकड़ा है। ये तीन चीजें होती है, रेखा, किरण और रेखाखंड। इन्हें क्या कहेंगे? ये जो बिंदु है, इन्हें क्या कहेंगे? ये जो बिंदु है इसको कहते हैं हम शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। ये शीर्ष कहते हैं जो बिंदु है। अब रेखाएं कितने प्रकार की हैं वो हम देखते हैं। बिंदु से हम रेखाओं पर चले गए हैं, वक्र हमने पढ़ लिया है। रेखाएं कितने प्रकार की हैं वो देखिए। यदि रेखा, जैसे ये एक रेखा जा रही है, एक हम दूसरी रेखा ले, हमने एक दूसरी रेखा ले ली, ये रेखा अनंत की तरफ बढ़ रही है, ये भी अनंत की तरफ बढ़ रही है, और इन दोनों के बीच की ये दूरी, लंबवत दूरी, ये कहीं भी कम या ज्यादा नहीं हो रही। माना कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहां भी 10 सेंटीमीटर है, यहां भी 10 सेंटीमीटर है, यहां भी 10 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच की दूरी है वो अपरिवर्तित रही है, बिल्कुल भी बदल नहीं रही। और इसका मतलब ये आपस में कभी कटेंगी भी नहीं, अर्थात ये रेखाएं ऐसी चलेंगी बिना कटे। इन रेखाओं को बोलते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो ये अंतर है वो हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए ये कहलाती है समानांतर रेखाएं। अगर रेखाएं हम समानांतर की बजाय ऐसी ले लें कि उनके बीच की दूरी बदल रही है, जैसे ये एक रेखा जा रही है और एक रेखा है इधर जा रही है, इस तरह बढ़ रही है, तो ये बढ़ती 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 ऐसे चली जाएगी। इनके बीच की दूरी देखो, यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां
और कम है, तो दूरी बीच की बदल गई। तो एक समय ऐसा आएगा जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर छेद करके चली जाएंगी। इसको आगे बढ़ा दें। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी समान नहीं है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंदर अगर कोई रेखा सीधी जा रही है और कोई रेखा इस प्रकार से इसको छेद करके जा रही है कि ये अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इसके ऊपर पूरी आ जाएगी, या मैं कहूं कि ये बिल्कुल सीधी खड़ी है इसके ऊपर, या मैं कहूं कि इनके और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो रेखाएं हैं ये परस्पर कहलाएंगी लंबवत रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं। प्रतिच्छेदी तो ये है, पर प्रतिच्छेदी के अंदर ये कहलाएगी लंबवत रेखाएं। एक और, यदि दो रेखाएं हैं, ये तो है समानांतर, ये दो रेखाएं हैं, ये तो है समानांतर, और एक तीसरी रेखा आ रही है जो इनको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तीसरी रेखा क्या कर रही है? इनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस तीसरी रेखा को कहेंगे तिर्यक रेखा। क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूं, जब भी किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा काट के जाती है, इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक चीज बनती है। क्या बनती है? कि ये रेखा अगर मैं इसे घुमाऊं इसको, तो ये यहां आ जाएगी। अब ये रेखा को अगर मैं और घुमाऊं, अगर मैं यहां एक कील लगा दूं और ये दो रेखाएं हैं, इसको मैं यूं घुमाऊं तो ये घूमती जाएगी। इसका मतलब ये कभी तो यहां है और कभी इससे दूर है। तो ये रेखा इस रेखा से कितनी दूर है, इसका पता लगाया जाता है कोण के द्वारा। किसके द्वारा? कोण के द्वारा। ये होता है कोण की दोनों रेखाओं के बीच में गैप कितना है, और गैप कौन सा? क्योंकि ये एक बिंदु पे तो जुड़ी हुई है, तो अब ये कितनी विस्थापित हो गई है? एक बिंदु पर तो मिली हुई है, परंतु ये विस्थापित कितनी हुई है, इसके ऊपर तो है नहीं। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये कहलाता है कोण। कोण मापते हैं हम किसमें? डिग्री में। किसमें मापते हैं? डिग्री में। एक यहां से शुरू करके और पूरा ये चक्कर लगा के यहां तक पहुंचेंगे, तो इस पूरे हिस्से को 360 डिग्री में बांटा हुआ है, 360 टुकड़ों में बांटा हुआ है। अगर ये बीच में तोड़ दें तो ये पूरा हो गया 180 डिग्री यहां पर और 180 डिग्री यहां पर। अब हम कोणों की बात करते हैं पहले, कि कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम इन कोणों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस पर बात आएंगे। कोण अगर डिग्री के आधार पर, कोण डिग्री के आधार पर कोणों के प्रकार, डिग्री के आधार पर। जैसे सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये देखो, ये सारे किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा देखा होगा। चांदा इस प्रकार होता था, यहाँ 0, यहाँ 180, यहाँ सीधी लाइन। ये जो सीधी लाइन है वो 180 को मिलाती है, ऊपर के 180। अगर कोई कोण 0 डिग्री से चल के और ये बीच में आता है 90 डिग्री, यहां तक हो, इसके बीच में कहीं हो, तो वो कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ये दोनों नहीं है। 0 से तो बड़ा होता है और 90 से कम होता है, ये कहलाता है न्यून कोण। अगर वो ऐसा कोण बना ले जिससे दोनों हिस्से बराबर कट जाए, मतलब इस लाइन पर ऐसा कोई लाइन बन रही हो, ऐसा कोई कोण बन रहा हो जो इस पूरे कोण को 0 से लेके 180 तक इसको समान भागों में बांट दे, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो वो कोण कौन सा होगा? वो कहलाएगा समकोण, समान भागों में बांटने वाला। ये होता है 90 डिग्री का कोण।
समकोण क्या कहलाता है? 90 डिग्री कोण। तो ये जो कोण है ये बिल्कुल 90 डिग्री प्लेन को काटता है, 90 डिग्री पर बिल्कुल आधा, तो ये कहलाता है समकोण। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा चला जाए, ज्यादा को क्या कहते हैं? अधिक, तो वो हो जाएगा अधिक कोण। कब हो जाएगा अधिक कोण? 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, परंतु 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होना चाहिए। कितने कोण हो गए? इसके बाद में आता है, अधिक कोण के बाद में आता है सरल कोण। इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल मतलब सीधा, सरल मतलब सीधा। और सीधा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का, 0 से लेके 180 तक। 180 डिग्री कोण बना तो ये लाइन बिल्कुल सीधी चली जाती है, तो ये होता है फिक्स 180 डिग्री का। अगर कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा चला जाए तो इस सारी साइड को छोड़कर इसकी दूसरी साइड में जाएगा, इस सारी साइड को छोड़कर इसकी ऑपोजिट साइड में जाएगा, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा कोण है? 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा। तो इस प्रकार हमारे पास ये कोण आ गए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, जिसे ऋजु कोण भी कहते हैं, और प्रतिवर्ती कोण को वृहत कोण भी कहते हैं। ये होते हैं 180 डिग्री से ज्यादा। हो सकता है बीच में कभी नाम पूछ ले, इसकी संभावना कम है कि इनके नाम पूछे, फिर भी ये पूछा जा सकता है कि इनका मान है वो कोणों का कितने कितने डिग्री के बीच में रहता है। अब हम कोणों की एक और बात करते हैं। अगर कोई कोण है, दो प्रकार के और कोण है, वो है पूरक कोण और समपूरक कोण। ये है कोणों का युग्म, कोणों का युग्म मतलब दो कोणों का जोड़ है। यहां पे दो कोण है, दो कोण आपस में पूरक कोण कब कहलाएंगे और संपूरक कोण कब कहलाएंगे? दो कोण, दो अलग अलग कोण। पूरक कोण तब कहलाएंगे जब दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो, और संपूरक जब दोनों का जोड़ कितना हो? 180 डिग्री हो। मतलब जैसे ये कोई दो कोण है, ये कोण A है, ये कोण B है, और ये लाइन है वो 180 डिग्री की है। मान लो ये 120 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, तो ये जो जोड़ा होगा A और B का, उसका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये जो जोड़ा कहलाएगा संपूरक कोण। युग्म कोण पढ़ रहे हो, इसके अंदर एक और युग्म कोण होता है, वो कहलाता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा पर जितने भी कोण बन रहे हैं, जैसे ये A, B, C, ये तीनों कोण रैखिक युग्म के कोण हैं। इन तीनों का जोड़ A का, कोण B का और कोण C का मान होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये यहां से शुरू होके और यहां तक बढ़ रहे हैं, और सीधी रेखा पर कोण जो बनता है वो होता है 180 डिग्री का। तो इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। इसके अलावा एक कोण होता है जिसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है पास में। जैसे कोण A, कोण B और कोण C। तो यहां पर A, B ये आसन्न कोण है, B, C ये भी आसन्न कोण है। ये दोनों क्या है? आसन्न कोण। A B का आसन है, B A का आसन है, क्योंकि नजदीक नजदीक है। B और C आपस में आसन्न कोण है। A और C नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर है। इनका कोई जोड़कर, इनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ बताया जाता है ये युग्म कहलाते हैं। अब बात करते हैं जब किसी समानांतर रेखा
वो कोई तीसरी रेखा काट देती है तो कई प्रकार के कोण बनते हैं, और उन कोणों में क्या संबंध है वो बताता हूं। पहली चीज, एक कोण होता है संगत कोण। संगत कोण का मतलब जो घटना इस रेखा पर घटित हो रही है, जो कोण हम इस रेखा पर देख रहे हैं, वैसा का वैसा कोण इस रेखा पर देख रहे हैं, क्योंकि दोनों समानांतर है। इसका मतलब देखो, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी, और ये पी क्यू इनको काट के जा रही है, और इनके ये जो बिंदु है वो सेंटर बिंदु है, ये है एम और एम और एम। अब देखो इनके कोणों के मान डाल देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी प्रकार ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये कोणों के मान। अब सबसे पहले बात आ रहा है संगत कोण। संगत कोण का मतलब जो कंडीशन इस रेखा पर की जा रही है वो की वो इस पर की जाए। मतलब ये दोनों रेखाएं सीधी जा रही हैं, सीधी, सीधी रेखा के ऊपर के कोण, सीधी रेखा के ऊपर के कोण, ऊपर एक ही साइड का, ऊपर एक ही साइड का। जैसे हम कोण ले रहे हैं एक, कोण एक किसके बराबर होगा, या मैं कहूं कोण एक का संगत कोण क्या होगा, कोण एक का संगत कोण कौन सा होगा, तो ये एक है इस रेखा के ऊपर की तरफ राइट साइड में, इसी प्रकार इस रेखा के ऊपर की तरफ राइट साइड में, तो ये 1 और ये 5 का संगत कोण होगा कोण 5। ये आपस में संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार ये कोण रेखा के ऊपर लेफ्ट साइड में, रेखा के ऊपर लेफ्ट साइड में 2 और 6, ये आपस में संगत कोण है, 2 और 6। अब बात कर रहे हैं रेखा के नीचे, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में 3, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में ये 3 और ये 7, एक ही पोजीशन में ये संगत कोण है। इसी प्रकार इस रेखा के नीचे, ये लंबी जो है बी लाइन है, इसके नीचे और राइट साइड में, इसके नीचे और राइट साइड में, यहां ये 4 नंबर है और यहां ये 8 नंबर है, तो 4 और 8 ये आपस में क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। कोणों को पता चलना चाहिए कौन कौन से कोण होते हैं। अब दूसरी बात हम करें इन्हीं कोणों के अंदर, वो तो हो गए संगत कोण। अब आ रहे हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, जो आमने सामने हो। कौन से होते हैं ये, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। जैसे हम कोण एक की बात करें, एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, तो एक के बिल्कुल सामने, अब इसके इस साइड में कोई है नहीं, इस साइड के अंदर एक के बिल्कुल सामने कौन सा कोण है, 3 नंबर, 1 और 3। इसी प्रकार हम 2 की बात करें, 2 के बिल्कुल सामने कौन है, 4 नंबर कोण। इसी प्रकार नीचे की बात करें, 5 के बिल्कुल सामने कौन है, 7 नंबर कोण, और 6 के बिल्कुल सामने कौन है, 8 नंबर कोण। ये सारे कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण, सारे के सारे शीर्षाभिमुख कोण। अब बात आती है इसके अंदर एकांतर कोण की। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब है एक का अंतर करना है, मतलब एक कोण लेना है, दूसरे को नहीं लेना, तीसरे को लेना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः और एक होता है बाह्य। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, ये क्या चीज है। अब देखो अंदर का मतलब, ये जो आकृति है इसमें दोनों रेखाओं के बीच के कोण कौन कौन से, अंदर वाले 3, 4, 5 और 6, ये अंदर अंदर वाले। बाहर वाले कौन से हैं, 1, 2, 7 और 8। बाहर वाले कौन से, 1, 2, 7 और 8। अब बात करते हैं अंतः एकांतर की। अंतः एकांतर में हम कोई एक कोण ले लो, जैसे हमने 3 ले लिया, कि 3 के एकांतर कोण कौन होगा, तो 3 के बाद में हम चलाओ, चाहे तो ऐसे और चाहे ऐसे, एक सर्कल में हम चलाते हैं। 3 के बाद में क्या रहा है, 4, 4 के बाद में क्या आएगा, 5, 5 के बाद में क्या आएगा, 6, 6 के बाद में वापस 3, तो 3 के बाद में क्या आ रहा है, 4, 3 के बाद में क्या आ रहा है, 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। अब पूछा जाए 3 का एकांतर कोण निकालना है, तो 3 के बाद आ रहा है 4, इसको नहीं लेना, 4 के बाद में क्या आ रहा है 5, इसको ले लो, एक छोड़ दिया बीच वाला, तो 3 का एकांतर कोण हो गया कोण 5। अब पूछा जाए 4 का क्या होगा,
4 के बाद में आ रहा है 5, इसको छोड़ दो। 5 के बाद में क्या आ रहा है 6, इसको ले लो। तो 4 का एकांतर कोण हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर 6 का लेना है, 6 के बाद में क्या आना चाहिए 3, 3 को छोड़ दो, 3 के बाद में क्या आएगा 4, तो 6 और 4 का हमने बना दिया। अब बात आ रही है बाह्य एकांतर की, ये तो हो गए अंदर के। बाहर वाले क्या है, बाहर वाले में हम 1 नंबर लेते हैं कि इस एक का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा। अब चाहे तो इधर से राउंड ले लो और चाहे इधर से ले लो। 1 इसके बाद में क्या आ रहा है 2, 2 के बाद में क्या आएगा बार बार 7, 7 के बाद में आएगा 8, 8 के बाद में वापस 1। तो 1 के बाद में आ रहा है 2, 2 को छोड़ दो क्योंकि 1 को छोड़ना होता है एकांतर। 2 को छोड़ने के बाद में क्या आ रहा है 7, तो 1 का एकांतर कोण है 7। इसी प्रकार अब 2 ले लो, फिर 2 का एकांतर कोण क्या होगा, 2 के बाद में आ रहा है 7, 7 को छोड़ दो, 7 के बाद में क्या आ रहा है 8, तो 2 का एकांतर कोण होगा 8। ये 3 प्रकार के कोण हैं जो अभी आपको बताए हैं। एक तो है संगत कोण, एक है शीर्षाभिमुख कोण और एक है एकांतर कोण। खास बात क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 1 और 5 बराबर होंगे, 1 और 5 आपस में बराबर होंगे, 2 और 6 आपस में बराबर होंगे, 3 और 7 आपस में बराबर होंगे, 4 और 8 आपस में बराबर होंगे। ये सारे कोण आपस में बराबर है। इसी प्रकार आमने सामने है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब 1 है वो 3 के बराबर होगा। ये जो कोण 1 है वो 3 कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर होगा, 5 है वो 7 के बराबर होगा, 6 है वो 8 के बराबर होगा। ये सब आपस में बराबर है और यही नियम एकांतर कोण में, ये भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर। अंत एकांतर कोण है 3 और 5, तो ये जो 3 और 5 है ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, 1 और 7 बराबर होंगे, 2 और 8 बराबर होंगे। ये 3 टाइप के कोण है और तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। इन पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं, इन पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं, ये ध्यान रख लेना। इन पर बहुत सारे सवाल हैं जो आधारित है वो आएंगे। क्या नियम क्या है, हमें पता होना चाहिए वो कोण है कौन सा, और इससे हम दूसरा कोण है वो पता लगा लेंगे। इसके बाद में दूसरा कोण कौन सा आ रहा है। अब हम बात करते हैं आकृतियों की। बात किसकी करते हैं, आकृतियों की, और फिर उनके कोणों की बात करें। आकृतियां 2 प्रकार की होती है, एक बंद और एक खुली। बंद और खुली। बंद आकृति कौन सी होती है, जैसे ये है। खुली आकृति कैसे है, जैसे ये है, ये है, ये है। ये सारी खुली आकृतियां। तो हमारे लिए खुली आकृतियां के मेजरमेंट हम नहीं करते हैं, हम किसका करते हैं, बंद आकृतियां। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है। आकृतियां बनती किससे है, बिंदुओं से। आकृतियां बनती किससे है, बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास आकृतियां प्राप्त हो जाती हैं। अब हम एक आकृति बना रहे हैं, कैसे, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। इन बिंदुओं को हम सीधा सीधा मिला रहे हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ये जो बिंदु है ये क्या है, बिंदु, जिसको हम बोलेंगे कोने। क्या है, कोने। इस आकृति में ये कोने हैं। इन बिंदुओं को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। और एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ये जो बार वाली लाइन है ना, जो मिला रहा है, बार का रेखाखंड है, ये कहलाता है भुजा। क्या कहलाता है, भुजा। ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा। किसको मिलाते हैं, ये आसन्न बिंदुओं को। आसन्न बिंदुओं को मिलाने से भुजा का निर्माण
होता है। नजदीक नजदीक के बिंदु मिलाओगे तो भुजा का निर्माण होता है। अब इनके अंदर कुछ बिंदु ऐसे हैं जो दूर दूर है, जैसे ये दूर दूर थे, जैसे मान लो तो ए बी सी और डी, यहां पर बी डी ये दूर दूर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। इसी प्रकार जैसे ये दूर दूर है, इनको मिला दिया तो ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। किसी भी आकृति के अंदर कई चीजें होती हैं, एक तो होते हैं शीर्ष, फिर होती है भुजा, फिर होते हैं विकर्ण, और ये इनके बीच में क्या है? कोण। किसी भी आकृति के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? शीर्ष होगा, भुजा होंगे, कोण होंगे, विकर्ण होंगे। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इन्हीं से कोई ना कोई आकृति है वो बन रही है। अब हम बात करेंगे इनके कोणों की, आकृतियों में कोण। अगर रेखाखंडों से कोई आकृति बनती है, रेखाखंडों से बनी आकृति में कोण, मतलब अगर कोण कितने होंगे? यदि भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या n है, मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, सात भुजा, कितनी भी संख्या हो सकती है। अगर n है तो अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग, फिर अंदर के भी कोण होते हैं, जैसे अभी बताया था, ये कोई आकृति है, मान लो हमने ये आकृति देखी थी, तो ये अंदर वाले कोण थे। अगर कोई आकृति बंद है तो ये अंदर वाले कोण है, ये जो कोण है ये बाहर वाले कोण है। तो अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा? तो वो देख लीजिए, n-2 गुणा 180 डिग्री अंदर के कोण, और बाह्य कोणों का योग कितना होगा? बाहर के जितने भी कोण है। ये याद रखना अच्छे से, ये फिक्स वैल्यू होती है 360 डिग्री, ये कभी भी नहीं बदलती, ये 360 रहेगी, और अंतः कोणों का होगा 180 डिग्री। जैसे एक त्रिभुज है, एक है त्रिभुज जिसमें भुजाएं कितनी है, तो अंतः कोणों का योग क्या होगा? 3 - 2 गुणा 180, 1 गुणा 180, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग 360। अब हम चतुर्भुज लें, कोई भी चतुर्भुज में भुजाएं 4, तो अंतः कोणों का योग सूत्र क्या होता है? n-2, 4 - 2 गुणा 180, 2 गुणा 180, तो ये हो गया 360 डिग्री, और बाह्य कोणों का 360। इसी प्रकार 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से 2 घटा दें, गुणा 180, 18 तिया 54, 540। अगर पंचभुजाएं हैं तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? 5 - 2 गुणा 180, ये होगा 3 गुणा 180, ये होगा 18 तिया 54, 540 डिग्री अंतः का, और बाह्य का 360। एक तो ये चीज ध्यान रखनी, इनके कोणों के मान। अब हम करेंगे ये जो भी सवाल हैं, इनके अंदर हम आकृतियां क्या है, उन आकृतियों का परिमाप क्या है, और उनका क्षेत्रफल क्या है। अब हम आकृतियों की अगर हम चर्चा कर लें, आकृतियां, एक तो है त्रिभुज, कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। कितनी होती है त्रिभुज की? भुजाएं होती है 3। कोण कितने होते हैं? 3। ये है कोण, और ये है इसके भुजाएं ए बी सी। भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी। कोण कौन कौन से हैं? कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, और कोण सी ए बी। ये ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब है यहाँ कोण बी की बात हो रही है, यहाँ कोण सी की बात हो रही है, और यहाँ कोण ए की बात हो रही है।
ये इसके अंतःकोण है। इसके शीर्ष क्या होंगे, ए कोमा बी कोमा सी, ये होंगे इसके शीर्ष त्रिभुज। अब बात करें त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ये होता है कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको बार बार की भुजाएं उनको जोड़ दो। और इसका क्षेत्रफल, अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक तो बहुत ही सर्वसाधारण सूत्र है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मतलब क्या है, कोई भी त्रिभुज दे दो, अगर उसमें ये नीचे वाला आधार और ये ऊंचाई दी हुई है तो इन दोनों का गुणा और 2 का भाग दे दो। ये इस प्रकार भी हो सकता है, ये ऊंचाई दे दी और ये सारा आधार दे दिया। तो ऐसा कोई भी हो जिसके अंदर ऊंचाई और आधार है, जिनका गुणा करके 2 का भाग दे दिया। अगर वो भुजाएं दे दे, एक भुजा ए, एक भुजा बी और एक भुजा सी, भुजाओं की माप दे दी और फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका वर्ग। सूत्र क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें क्या है, ए बी सी तो उसने दे दी भुजाएं हैं, एस क्या होना चाहिए, एस क्या चीज है, एस का मान है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2। बस ये सबसे कामयाब सूत्र है हीरोन का सूत्र। ये सूत्र लगाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं भी नहीं जाएगा अगर हमारे पास भुजाएं हैं तो। और अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है तो हम इस सूत्र से हल कर लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कोई सूत्र आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद में हम बात करेंगे आयत की, क्या, चतुर्भुज की। चतुर्भुज के अंदर कौन कौन सी आकृतियां आती है, एक आती है आयत, एक आता है वर्ग, एक आता है समांतर चतुर्भुज, एक आता है सम चतुर्भुज, एक आता है समलंब चतुर्भुज और एक आता है पतन। और एक क्या आता है, पतन। इतने सारे आते हैं। अब सबसे पहली बात आयत। चतुर्भुज में क्या होगा, 4 तो होगी भुजा। चतुर्भुज में क्या होगी, 4 तो होगी भुजा, 4 होंगे अंतःकोण, 4 होंगे बाहर के कोण और 4 होंगे शीर्ष, 2 होंगे विकर्ण, 2 होंगे विकर्ण। अब बात करते हैं आयत। आयत इस प्रकार का, जैसे कोई ईंट रखी हुई है, इसके अंदर एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी। छोटी के सामने वाली छोटी के बराबर, बड़ी के सामने वाली बड़ी के बराबर। और जो बच गए कोण, ये कोण होते हैं 90 डिग्री। क्या खास बात है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, कोण 90 डिग्री। कोण कितने, 90 डिग्री के। विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, विकर्ण आधा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं सभी में, इसके अंदर विकर्ण क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है, क्या है, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। यहां आमने सामने की और यहां चारों भुजाएं बराबर। दूसरी कोण, इसमें भी कोण क्या है, 90 डिग्री का ही है। और विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर है। अंतर कहां आया, भुजाओं का। अंतर कहां आया, भुजाओं पर की भुजाएं बराबर। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। ये ऐसा होता है, अगर अपने आयत को टेढ़ा कर देना, आयत को क्या करते हैं, टेढ़ा थोड़ा सा, तो ये इस प्रकार का बन जाएगा।
क्या खास बात है, आयत की जो कंडीशन होती है वो इसमें होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब बदला क्या, ये आयत में भी यही होती है, इसमें भी यही होती है, बदला क्या, पहली चीज कोण पता नहीं, कोण पता नहीं। दूसरी बात विकर्ण, कोण बराबर नहीं, कोण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं, ये दोनों ही बराबर नहीं है। दिखता किस जैसा है, आयत जैसा। आयत को अगर यूं थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, पिचका दे, तो ये समांतर चतुर्भुज जैसा दिख जाएगा। कंडीशन क्या है, आमने सामने भुजाएं तो इसमें भी बराबर होती हैं, परंतु कोण और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अब समचतुर्भुज, ये किस जैसा होता है, वर्ग जैसा। किस जैसा, वर्ग जैसा। कंडीशन क्या है, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। तो क्या बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है और विकर्ण है वो आपस में बराबर नहीं है। जो चीज बराबर नहीं है वो बता दी। अब बात आ रही है समलम चतुर्भुज। इसके अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। कैसे कि दो भुजाएं तो होती है समानांतर, दो भुजाएं तो होती है समानांतर, इसमें दो भुजाएं समांतर होती है, बस यही कंडीशन है। दो भुजाएं आमने सामने वाली वो समांतर होती हैं, बाकी नहीं होती, केवल दो ही भुजाएं। ये दोनों समानांतर नहीं होंगे तो फिर छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, न तो ये भुजाएं बराबर होती हैं, सिर्फ क्या होती है, समांतर होती है, बाकी कोई सी भी चीज का ये नियमों का पालन नहीं करती। अब बात आ रही है पतंग की, इसकी होती है आसन भुजाएं बराबर। किस प्रकार का होता है, मैं चित्र बना लूं, पतंग देखी होगी। इसकी क्या खास बात है, आसन्न भुजाएं बराबर, और बाकी कोई भी कंडीशन को ये नियम पालन नहीं करती हैं। मतलब ये जो इनकी पास पास वाली भुजाएं है ना, ये बराबर है, ये और 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 ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सारी आसन भुजाएं नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली और ये। और क्या खास बात है, इनकी भुजाओं का ये अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात ये बराबर होता है। इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, इसका और इसका, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। आपस में जो भुजाएं हैं इनका अनुपात है वो बराबर होगा, बाकी किसी नियम का ये पालन नहीं करती। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र परिमाप की। परिमाप का मतलब होता है बाहर से जोड़ करना, जितनी भी भुजाएं हैं उनका बाहर से जोड़ करना ही परिमाप है। बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ देना वो परिमाप है। बात आती है क्षेत्रफल, बात आ रही है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है कि इसके और इसके बीच में कितनी जगह है, इसके और इसके बीच में कितनी जगह है, तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। मान लो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां वर्ग की बात आ जाती है, यहां भी इसका और इसका गुणा, परंतु यहां तो सारी भुजाएं क्या है, बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। ये सब भुजाएं कहलाती है, तो भुजा गुणा भुजा। अब बात आ रही है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में लंबाई तो दी है पर चौड़ाई नहीं दी, तो इसके अंदर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में इसमें है विकर्ण। इसके अंदर क्या होते हैं, विकर्ण। विकर्ण दिए होते हैं, जैसे एक विकर्ण है ये और एक विकर्ण है ये, तो इसके अंदर हम विकर्णों का गुणा। अब विकर्ण है वो भुजा से होते हैं बड़े, इसलिए दे दिया 2 का भाग, विकर्णों का गुणा बटे, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की, तो ये सेम चीज इसके अंदर भी है, विकर्णों का गुणा बटे 2। अब बात करते हैं समलम चतुर्भुज की। समलम चतुर्भुज के अंदर 2 हिस्से हैं, एक तो है ये आयत और एक है ये त्रिभुज, या फिर इसका दूसरा जो तरीका है क्षेत्रफल का वो ये है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग
और गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे और फिर गुणा करेंगे इससे और बटे में 2 का भाग देते हैं, 2 में इसका भाग देते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रफल का सभी आकृतियों के क्षेत्रफल वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। आपके समतलीय आकृतियां हैं, ये सारी समतलीय आकृतियां होती है, एक ही समतल में होती है। समतलीय आकृतियों का मतलब क्या होता है, जो एक ही प्लेन के अंदर हो, एक ही समतल के अंदर हो, वो जिसके अंदर केवल 2 ही विमाएं होती हैं वो कहलाता है समतल। जिसमें केवल 2 ही विमाएं होती है वो कहलाता है समतल। एक समतल शब्द है आपके, वो बता देता हूं। समतल का मतलब 2 ही विमाएं होती है। जैसे ये बोर्ड है, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा बोर्ड है, तो ये क्या है, समतल है। इन दोनों के बीच में ये पूरा बोर्ड है, इसलिए ये क्या है, समतल है। एक चीज होती है उत्तल और अवतल, ये आकृतियां हैं उत्तल और अवतल आकृतियां। ये किस पर आधारित है, विकर्ण पर आधारित है। कैसे, अगर कोई 2 आकृतियां, हम आकृति ले रहे हैं, जैसे मैंने ये आकृति ली, इसके अंदर मैंने विकर्ण खींचे, तो ये विकर्ण इस आकृति के अंदर है। विकर्ण का है अंदर है, तो ये क्या होगा, उत्तर। अभी मैंने एक आकृति ली, इसमें विकर्ण खींचे, एक विकर्ण ये खींच दिया, ये विकर्ण कहां है, बाहर। अगर एक भी विकर्ण बाहर आ गया तो वो आकृति कौन सी होती है, अवतल। इस प्रकार आकृतियां दी जा सकती है, उत्तल और अवतल की जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा कोई खास प्रश्न है जो वो नहीं बनता है, एक चीज मैं और बता देता हूं, इसके बाद अपनी ज्यामिति अब लगभग पूरी हो जाएगी। फिर इसकी सवाल है और सवाल करेंगे ना तो ज्यामिति सारी क्लियर होती चली जाएगी। सवालों की कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज कहीं भी, इसका ये कोण और ये कोण जो आमने सामने वाले, ये इन दोनों का जोड़, आमने सामने वाले कोणों का योग, क्या योग, वो होता है 180। कितना होता है, 180। तो 180 का इन दोनों का पूरा कितना हो गया, 300। ये ध्यान रख लेना। दूसरी चीज त्रिभुज के लिए, एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ अंतः का कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये छोटी छोटी चीजें तो बता। अब बात करते हैं हम एक आकृति का, जिसे हम बोलते हैं वृत्त। ये वृत्त की क्या खास बात होती है कि वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ है, वो कहलाता है। मतलब यहाँ खुंटी टांग दो, यहाँ कोई मान लो खुंटी लगी हुई है, यहाँ बकरी बांधी हुई, तो बकरी जान तो नहीं घूमेगी ना, वो सारा एक वृत्त का निर्माण कर देगी। इस बिंदु को कहते हैं केंद्र, और ये वृत्त के बाहर वाली जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं परिधि। इसे क्या बोलते हैं, परिधि। केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर इस ऐसी कोई, अच्छा, अगर परिधि के ऊपर कोई 2 बिंदु हम ले लें और उनको मिला दें तो ये कहलाएगी जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा। और अगर कोई ऐसी जीवा है, मतलब परिधि पर 2 बिंदु हैं जो केंद्र से होके जा रहे हैं, कहां से होके जा रहे हैं, केंद्र से, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। ये यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, व्यास। इसका मतलब, और ये क्या है, केंद्र। ये चीजें होती है इसके अंदर। अब देखो, व्यास का मान होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। अब इस परिधि का अगर मान निकालना, परिधि का मान, परिधि ये होती है 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या। आर क्या है,
त्रिज्या। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखो ये दो बाहर लिखा जाएगा, कैसे, पाई आर, ये दो है वो आर के ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये दो ही सूत्र हैं जो इससे संबंधित है। इस प्रकार आपका गणित की आकृतियों से संबंधित सिलेबस जो दिया हुआ है वो पूरा हो रहा है। इसके अंदर ये ध्यान रखो कुछ इकाइयां भी होती है, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं। ये कुछ राशियां हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये कुछ राशियां हैं जो आपस में याद करनी है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स के सवालों की सीरीज प्रारंभ करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है सिलेबस का उसे हम उपयोग करके सवाल हल कैसे करें। आप इनको देख लें, थोड़े बहुत सूत्र पढ़ लें, और अगला जो वीडियो होगा वो सिर्फ सवालों का होगा और सभी सवालों को हम मिश्रित रूप से हल करेंगे। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकते हो, अगर कोई सिलेबस का छूट भी गया हो तो भी आप हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित सारी चीजें हैं वो प्राप्त हो। ये वीडियो केवल रीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनको गणित की बेसिक जानकारियां नहीं है या वो लेना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देखें ताकि उन्हें बेसिक जानकारी वो प्राप्त हो सके।